जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, पहले की तरह अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दे उठते हैं उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। अमर उजाला की खबर, चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ टाइम बाद चुनाव भी आ जाएंगे, तो उससे पहले आपकी तारीख निश्चित करी जाएगी चुनाव आयोग द्वारा। तो दोस्तों, जो चुनाव आयोग है वो अभी राज्यों के दौरों पर गया है। कई राज्य हैं, वहां पर वो तैयारियों का जायजा लेने गया है कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, जैसे ही राज्यों में चुनाव की जो तैयारी है अगर वो निपटती है तो फिर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन दोस्तों, कई सोर्सेस से ये पता लग रहा था, मीडिया से ये पता लग रहा था कि इन तारीखों को चुनाव होगा, लेकिन दोस्तों वो फेक न्यूज थी। अभी चुनाव आयोग ने एक भी तारीख निश्चित नहीं करी है। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें चुनाव आयोग ने यह बताया कि आपकी इस तारीख को चुनाव होगा। तो अभी ऐसी कोई डेट नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया, जो चुनाव आयोग है वो गया है राज्यों में चुनाव की तैयारियों का आकलन करने। जो चुनाव की तैयारी है उसका आकलन करने वो राज्यों में गया है। तो दोस्तों, जैसी ये तैयारी खत्म होती है राज्यों की, उसके बाद ही आपकी डेट फाइनल होगी चुनाव आयोग द्वारा। अब सवाल खड़ा होता है, क्या पहले तारीखें मिलेंगी चुनाव की या फिर डीएडीआर घोषित होगा? दोस्तों, एक चीज तो यहां पे कंफर्म होती नजर आ रही है, जब भी इलेक्शन होंगे, कोई भी डेट निकल के आएगी तो उससे पहले ही आपके डीएडीआर की घोषणा होगी भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो भी तारीखें मिलेंगी हो सकता है कि वो अगले हफ्ते मिल जाए या फिर 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख के आसपास डेट निकल के आ जाए चुनावों की। लेकिन दोस्तों, वो तो देखा जाएगा कि कौन सी डेट चुनाव आयोग तैयार कर रहा है चुनाव की। लेकिन दोस्तों, बीच में कुछ कैबिनेट मीटिंग भी होनी है, कुछ मीटिंग भी होनी है कैबिनेट की। तो हो सकता है कि आपका डीएडीआर डिक्लेयर करा जाए, तो उसकी चुनाव की तारीख से कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव की तारीख कोई भी रखी जाए, चाहे अगले हफ्ते या फिर 10-15 दिन बाद, लेकिन जो मीटिंग आयोजित होगी डीएडीआर पे उसका अलग फैसला होगा। तो दोस्तों, जो भी मीटिंग होनी है उसका इंपैक्ट चुनाव की तारीखों पर नहीं आएगा, वो एक अलग डिसाइड होगा और डीएडीआर आपका अलग डिसाइड होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो आगे कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो और जो ये चुनाव की तारीख है इसका ऐलान भी अलग हो। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 2016 में आया पेंशन। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर का सवाल है। 2016 में पेंशन आए, नायक रैंक से ओवर स्टे लीव है, यानी ओएसएल है, क्वालिफाइंग सर्विस बता रहे हैं, ये 16 साल से ज्यादा है। लेकिन पीपीओ में मेंशन है 15 साल 11 महीने। ओएसएल भी है, ओवर स्टे लीव भी है, ब्लैक एंट्री भी है, यानी पनिशमेंट भी है किसी तरह की। तो क्या रिकॉर्ड एमएससीपी देगा? यह पेंशनर का सवाल है। दोस्तों, आपकी दो टाइप की एंट्री होती है, एक होती है रेड एंट्री, दूसरी होती है ब्लैक एंट्री। दोनों टाइप की एंट्री होती है, लेकिन कुछ पेंशनर की रेड एंट्री होती है, कुछ पेंशनर की ब्लैक एंट्री होती है। यानी ये किसी प्रकार की आपकी पनिशमेंट है, चाहे वो ओवर स्टे लीव हो या फिर एडब्ल्यू हो, एब्सेंट विदाउट लीव हो। ओएसएल का मतलब क्या हुआ? ओवर स्टे लीव का मतलब क्या हुआ? यानी जो आपकी स्वीकृत छुट्टी है, अगर उसकी समाप्ति के बाद आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो फिर जो वो पीरियड है वो आपकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस में से काटा जाएगा। जो आपका पीरियड है वो आपका काटा जाएगा टोटल क्वालिफाइंग सर्विस में से, जिससे आपकी सर्विस पूरी नहीं हो पाएगी और आपको एमएससीपी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इनका जो केस है वो पनिशमेंट में भी आ रहा है, पनिशमेंट में इनका केस आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी ब्लैक एंट्री भी है और इनकी 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस भी कंप्लीट नहीं हो पाई। कुछ टाइम
पहले ही ये घर आ गए। तो दोस्तों पीपीओ में इनके मेंशन है 15 साल 11 महीने, तो इस वजह से इनको एमएसपी नहीं मिल पाएगी। लेकिन क्या कोर्ट के जरिए कुछ ऑर्डर के बेस पर क्या इनको एमएसपी दिलवाई जा सकती है? दोस्तों हम इन केसों के पीछे भी लगे हुए हैं। हम सोच रहे हैं किसी तरह इनको एमएसपी मिल जाए, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। कुछ कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर, कुछ जजमेंट पे इनको एमएसपी दिलवाई जा सकती है। अब वो कार्रवाई कैसे होगी ये जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, जब आप हमसे जुड़ेंगे, तभी इसका प्रोसेस मैं सही से समझा पाऊंगा आपको, या तो डॉक्यूमेंट बेस पे या फिर लिखित रूप में, क्योंकि दोस्तों काफी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट है तो वो पूरे वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसका एक अलग सोल्यूशन है कि आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाए। तो दोस्तों ऐसे केस भी कुछ कोर्ट केस के दम पर जीते जा सकते हैं या फिर एमएसपी दिलवाई जा सकती है, क्योंकि पीपीओ में इनका 15 साल है लेकिन ये कह रहे हैं कि 16 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों रिकॉर्ड क्या मानेगा? रिकॉर्ड तो यहां पे डायरेक्ट मना कर देगा, पीसीडी स्पर्श भी नहीं देगा, क्योंकि बना ही जब इनका पीपीओ 15 साल का है, 11 महीने का है, 15 साल 11 महीने का, तो फिर एमएसपी कैसे मिलेगी? ऊपर से रिकॉर्ड कहता है कि आपकी ब्लैक एंट्री है, आपकी कुछ पनिशमेंट है, आपकी उतनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है। तो दोस्तों ये दिक्कत होती है। अब कैसे लेना है इनको एमएसपी, इसका रास्ता हम बता सकते हैं, कुछ एडवोकेट द्वारा या फिर कुछ डॉक्यूमेंट बेस पे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। बेंच बदला, कोर्ट बदला, वकील बदले, नई तारीख भी मिली, यानी दोस्तों इक्वल एमएसपी पर सब कुछ बदल गया। इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई क्या वो बेकार हो गई है? जो भी डॉक्यूमेंट दिए क्या वो सब बेकार हो गए हैं? इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई कोर्ट में, क्योंकि बेंच बदल गया है, कोर्ट का नंबर बदल गया है और वकील भी बदल गए हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, सब कुछ बदल गया लेकिन उम्मीद वही के वही है, उम्मीद वही के वही है, उम्मीद की किरण वही के वही है। तो इसलिए हम उम्मीद अच्छी रखते हैं कि जो भी आगे होगा वो अच्छा साबित होगा। भले ही तारीख मिल गई, वकील बदल गए, कोर्ट बदल गया, बेंच बदल गया, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो भी नए वकील आए हैं वो इस केस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से टैकल करेंगे। और दोस्तों जो हमारा पक्ष है वो मजबूत है 100%, डॉक्यूमेंट बेस पे और एविडेंस बेस पे सब कुछ हमारा मजबूत है और हमारी तैयारी भी कंप्लीट है। अब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नई चीजें रखनी है या फिर शुरू से तैयारी रखनी है, सब कुछ कराया है। फाइनल स्टेज आप इसे बोल सकते हैं, सब कुछ कराया है। बस नए वकीलों को वो चीजें पढ़नी है, समझनी है बस। अब दोस्तों ये बात आएगी कि जो वकील है वो कितना टाइम लेते हैं इन चीजों को समझने में और जज के सामने रखने में, कितना टाइम लेते हैं। बस इसी में तारीख उलझी रहेगी, या तो फाइनल जजमेंट होगा या फिर तारीख आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया। तो दोस्तों निराश मत होना, फिर बता रहा हूं निराश मत होना, क्योंकि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको हौसला देना है। जब इतने साल से आप उम्मीद बनाए रख रहे हैं तो फिर अभी मत हारिए, अभी मत हारिए। आप उम्मीद बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। जब तक मैं भी आपके साथ हूं 100% आपका उत्साह बढ़ाता रहूंगा, आपका जोश बढ़ाता रहूंगा। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नोडल अधिकारी ने दी जानकारी, अभी तक काफी नॉट पे सर्टिफिकेट स्पर्श के पास पहुंचे हैं, लेकिन सारे केस क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा। दोस्तों इसके बारे में मैंने नोडल ऑफिसर से पूछा था कि जो पेंशनर हैं, जो सीपीपीसी बैंक हैं, वो आपको नॉट पे सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, चाहे 568 का या फिर OROP 2 की किस्तों का, लेकिन अभी तक स्पर्श पीसीडीए पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है? वो नॉट पे सर्टिफिकेट लेकर कहां पे इकट्ठा कर रहा है या किसी बकेट में रख रहा है, कहां पे रख रहा है वो, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जो अभी स्पर्श ठीक कर रहा है। धीरे धीरे पेंशनर के खाते में पैसा आ रहा है, चाहे 568 का एरियर आ रहा हो, चाहे OROP 2 की किस्तों का आ रहा हो, जिन्हें नहीं मिला, धीरे धीरे वो डाल रहा है, लेकिन एक ही टाइम पर वो सबको भुगतान नहीं कर रहा। तो दोस्तों स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने बताया कि हम पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे, वो पेमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके खाते में पैसा आ रहा है, चाहे वो 568 का हो,
अगर आपने नॉट पे सर्टिफिकेट दिया है, या फिर OROP2 की किस्त का हो अगर आपने नॉट पे सर्टिफिकेट दिया है, धीरे धीरे आपके खाते में आ रहा है। और ये लगभग सारी प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक को एक ही टाइम पे मिल जाएगा सब कुछ, नहीं, धीरे धीरे आपके खाते में पैसा आएगा, चाहे 568 का हो, चाहे वो OROP2 की किस्तों का हो। तो आप नॉट पे सर्टिफिकेट भेजते रहिए, जिन्होंने नहीं भेजा, जिन्होंने भेज दिया है वो थोड़ा सा वेट करिए, वेट करना पड़ेगा आपको, तभी कुछ हो पाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दिया है स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने कि थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा और धीरे धीरे आपका भुगतान हो पाएगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कर्मचारी संगठनों ने पीएम मोदी जी से मांगा मिलने का वक्त। जी हां दोस्तों, कुछ कर्मचारी संगठन है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों अब ये कर्मचारी संगठन हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो इन्होंने एक राय रखी है कि हड़ताल होने से पहले, हड़ताल जाने से पहले एक बार डिमांड रखी है कि वो पीएम मोदी जी से मिलना चाहते हैं, इस पे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं और ये उम्मीद लगाना चाहते हैं कि पीएम मोदी जी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। तो दोस्तों ये भी खबर आई है, क्या पीएम मोदी जी हड़ताल शुरू होने से पहले कर्मचारी संगठनों से बात करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मोदी जी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों पूर्व सैनिक भी काफी टाइम से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी, इवन बात करने के लिए भी वो रेडी नहीं हुए। तो फिर से ये सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से सैनिकों की मांग नजरअंदाज करी जा रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमारे पीएम मोदी जी इनकी बात सुनेंगे? क्या बात करने के लिए इच्छुक होंगे? ये सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है इस पे? आप नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके क्या विचार है या फिर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।